हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। सो इट इज अ सिग्निफिकेंट नेशनल इवेंट सेलिब्रेटेड वंस एवरी 2 years ऑन 9 January to honor the contributions of Indian diaspora to India's development and global standing। सो हम 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? सो दिस डेट वॉज चूजन टू कमोमरेट the return of Mahatma Gandhi to India from South Africa in 1915. So widely regarded as the greatest Pravasi, Gandhi went on to lead India's freedom struggle and transform the lives of Indians. So the day symbolizes the deep and enduring connection between India and its people living abroad. पहली बार जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसको ये जो कन्वेंशन है इसको पहली बार इस्टेब्लिश किया गया 2003 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। आप ध्यान रखेंगे, ये फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। और जैसा कि आपने देखा कि ये हर 2 साल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2025 में इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर ओडिशा में। साथ ही आज के करंट अफेयर सेशन में हम देखें कि हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं। आज के टॉपिक्स हैं वेनेजुएला, देन हम देखेंगे ओपेक प्लस मेंबर्स के बारे में, इसके साथ ही हाल ही में चर्चा में रही डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में देखेंगे। देन हाल ही में वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं, उनके बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी 2026 को जो घोषित किया गया है, ये किस संस्था के द्वारा किया गया है। देन हम देखेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर के बारे में। हाल ही में इंडिया ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, चाइना अब सेकंड प्लेस पर है राइस प्रोडक्शन में। अब तक क्या था कि लंबे समय से चाइना ही फर्स्ट प्लेस पर था। देन अभी हाल ही में जो ऑर्गन डोनेशन रिपोर्ट आई है, हम उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट चार्ट है फाइनेंशियल ईयर 2026 को लेकर के, उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are correct in respect of Venezuela's membership in international organizations? यहाँ पर जो वेनेजुएला है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग संगठनों की उसकी सदस्यता है, उससे संबंधित यहाँ पर कथन दिए गए हैं। और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है वेनेजुएला इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक। सेकंड, Venezuela has been a member of the United Nations since 1945. And third, Venezuela was once a permanent member of the United Nations Security Council. आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वेनेजुएला की मेंबरशिप है, उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, जबकि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 ही परमानेंट मेंबर होते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। आप देख सकते हैं। Venezuela was one of the 5 founding members of the OPEC in 1960, and other founders included Saudi Arab, Iran, Iraq, and Kuwait. Venezuela played a key role in shaping oil price coordination among producers. इसके साथ ही यूएन की बात करें तो वेनेजुएला ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस को 1945 में, सून आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट।
So it was among the original signatories of the UN Charter, and membership grants participation in bodies like United Nations General Assembly. इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर हम देखें तो आपने देखा कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिन्हें P5 के नाम से जाना जाता है, और ये कंट्रीज हैं यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना. So Venezuela has served only as a non-permanent member in the past. So आप देख सकते हैं ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेंबर रहा है वेनेजुएला. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following group of countries were part of the 8 OPEC plus members that decided to keep oil output unchanged despite a sharp fall in global oil prices in 2025? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह उन 8 OPEC प्लस सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 2025 में वैश्विक तेल कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद तेल उत्पादन को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया था? आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, रशिया, यूएई एंड इराक, या फिर सऊदी अरब, ईरान, वेनेजुएला, नाइजीरिया, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, अल्जीरिया, या फिर यूएई, कतर, लीबिया और अंगोला. आपको बताना है कि ओपेक प्लस जो मेंबर्स हैं 8, उनमें कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने डिसाइड किया था कि जो ऑयल प्राइस हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये कंट्रीज हैं सऊदी अरब, रशिया, यूएई और इराक. आप देख सकते हैं. So the decision was taken by 8 OPEC plus members responsible for nearly half of global oil production. So these countries prioritized market stability over increasing supply despite oil prices falling over 18% in 2025. So Saudi Arab, Russia, UAE and Iraq were explicitly mentioned as part of this core decision-making group. Iran and Venezuela, though major oil producers, were not part of the 8 member decision group due to sanctions and internal crisis. So the move reflects OPEC plus focus on managing oversupply and geopolitical uncertainty rather than short-term price correction. इसके साथ ही ओपेक की बात करें जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नाम से जाना जाता है. सो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960 बाय 5 कंट्रीज जिनमें है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला. ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज टू स्टेबलाइज ऑयल मार्केट्स, ensure fair prices for producers and a regular supply to consumers. सो जब ओपेक की स्थापना की गई थी तब ये 5 कंट्रीज थी. वर्तमान समय में 12 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं जिनमें शामिल है सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड वेनेजुएला. आप ध्यान रखेंगे अंगोला भी इसका मेंबर रहा है पर 2024 में अंगोला ने इस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रू कर लिया. इसके साथ ही जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं अगर हम उसकी बात करें तो ओपेक प्लस को क्रिएट किया गया था 2016 में व्हेन ओपेक कंट्रीज डिसाइडेड टू अलाई विद अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आउटसाइड द ग्रुप टू कट डाउन द ग्लोबल आउटपुट ऑफ ऑयल. बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which scheme aims to build a self-reliant and globally competitive semiconductor chip design ecosystem in India? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना हाल ही में लाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, डिजिटल इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोग्राम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको बताना है कि वो कौन सी स्कीम है जिसका एम है बिल्ड करना अ सेल्फ रिलायंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्कीम है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आप देख सकते हैं। So, the Ministry of Electronics and Information Technology highlighted the role of the Design Linked Incentive Scheme in catalyzing India's semiconductor design ecosystem. So, this scheme operates under the Semicon India program and it focuses on strengthening India's semiconductor chip design capabilities rather than fabrication. So, 24 DLI supported projects target strategic sectors such as drones, satellite, communication, microprocessors, and Internet of Things. सो ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य है इनकरेज करना डोमेस्टिक फेबलेस चिप डिजाइन कंपनीज को, सपोर्ट इनोवेशन, आईपी क्रिएशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन, एंड ऑल्सो टू बिल्ड अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव चिप डिजाइन इकोसिस्टम. So, this scheme is critical to anchoring India in the most strategic and value intensive segment of the global semiconductor value chain chip design. इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट. आप ध्यान रखेंगे इस स्कीम की जो नोडल एजेंसी है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडेक, जो कि स्थित है पुणे में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who has become the interim president of the Venezuela following the capture of President Nicolas Maduro by US forces? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को बंदी बनाए जाने के बाद वेनेजुएला की जो अंतरिम राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं, डेल्सी रोड्रिगेज, सीलिया फ्लोरेस, जुआन गुआइदो या फिर डियोस्टाडो बॉल. आपको बताना है कि हाल ही में वेनेजुएला की जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनी है वो कौन है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये बनी है डेल्सी रॉड्रिगेज. आप देख सकते हैं, Venezuela's vice president Delcy Rodriguez was sworn in as interim president after President Nicolas Maduro was captured by US forces. So she was sworn in following the capture of President and First Lady Celia Flores. So Rodriguez described the incident as
illegitimate military aggression by the United States. सो वेनेजुएला की बात करें तो ये एक फेडरल मल्टी पार्टी रिपब्लिक है इन नदर्न साउथ ऑफ अमेरिका एंड इट historically shaped by oil-led growth and since 1999 by a socialist political project began under the Hugo Page and continued by Nicolas Maduro. सो वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है काराकस और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो है गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which theme has the Indian Army declared for the year 2026 under COAS General Upendra Dwivedi? सो यहाँ पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके नेतृत्व में 2026 जो वर्ष है उसको उसके लिए कौन सा थीम घोषित किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा? आपके ऑप्शंस हैं ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, सेकंड ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, थर्ड ईयर ऑफ मॉडर्नाइजेशन मैकेनाइजेशन या फिर ईयर ऑफ स्ट्रेटेजिक रेडीनेस। आपको बताना है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके द्वारा जो वर्ष 2026 है उसको कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। आप देख सकते हैं The Indian Army announced 2026 as the year of networking and data centricity to enhance digital integration, real-time data sharing, and data-driven decision making. So it focuses on networking soldiers, command centers, sensors, weapons, intelligence, and logistic units for enhanced situational awareness. So data-centric operations enable real-time data collection, analysis, and secure sharing for informed decision making in combat. So it promotes jointness among Army, Navy, and Air Force through interoperable platforms and integrated systems. So emphasizes indigenous technologies including communication systems, battlefield management systems, and secure defense network. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country did India overtake to become the world's largest rice producer? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? आपको बताना है कि भारत ने किस देश को पछाड़ करके प्रथम स्थान हासिल किया है चावल के उत्पादन में। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, यूएस, वियतनाम और थाईलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो काफी लंबे समय से चाइना फर्स्ट प्लेस पर था। अभी ऐसा हुआ है कि भारत ने ओवरटेक किया है चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। आप देख सकते हैं इंडिया सरपास्ड चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर अचीविंग 150.18 million ton compared to China's 145.28 million tons. So rice production growth attributed to improved irrigation, high yielding varieties and better farming practices.
So India now exports rice globally, contributing to higher export earnings. And Union Agriculture Minister unveiled 184 improved crop varieties across 25 field crops, including cereals, pulses, oil seeds, and fodder crops. So new seeds are high yielding, climate resilient, and pest resistant, supporting sustainable agriculture and improving farmer income. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state secured the first position nationally in organ donations in 2025 according to official data? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में अंगदान के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऑर्गन डोनेशन में जो स्टेट फर्स्ट प्लेस पर है वो है तमिलनाडु। आप देख सकते हैं तमिलनाडु हैज टॉप्ड द नेशनल ऑर्गन डोनेशन चार्ट इन 2025। Karnataka records its highest ever organ donation figures in 2025, securing the third position nationally. So, Karnataka recorded 198 organ donations in 2025, the highest ever for the state. So, the 2025 figure surpassed the previous record of 178 organ donations achieved in 2025. So, with this performance, Karnataka secured the third position nationally in organ donation. सो आपने देखा कि टॉप प्लेस पर जो स्टेट है वो है तमिलनाडु, सेकंड प्लेस पर है तेलंगाना, थर्ड महाराष्ट्र एंड देन सॉरी थर्ड इज कर्नाटका, देन महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state topped India's investment chart in financial year 2026 by capturing a 25.3% share of total proposed investments? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा जिसने कुल प्रस्तावित निवेशों का 25.3% हिस्सा हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जिसने इंडिया का इन्वेस्टमेंट चार्ट टॉप किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश emerged as India's top investment destination in financial year 26, capturing 25.3% of total proposed investments according to a Bank of Baroda report. So this data is based on investment announcements made during the first 9 months of the financial year 26. So the state outperformed Odisha and Maharashtra, which recorded 13.1% and 12.8% shares respectively. सो इन्वेस्टमेंट शेयर में जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।